123 123 को देखिए प्लीज। कहते हैं कि एक बॉल को गिराया गया है किसी हाइट से, अगर टाइम ऑफ ट्रेवल 4 सेकेंड है तो बताएं जनाब कि उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी। इनिशियल स्पीड क्या होगी? बॉल को ऊपर फेंका और वो 4 सेकेंड में ऊपर पहुंच गया, इनिशियल स्पीड क्या होगी? तो Vf इज इक्वल टू VI माइनस GT, जानते हो ना। अपवर्ड मोशन है तो G मैंने माइनस लिया, अपवर्ड पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है तो ये इस तरह छोड़ दें, -10 मल्टीप्लाई बाय 4, 10 4 आर 40, इस तरफ आएगा तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 40। 124 क्वेश्चन नंबर 124 सेज कि मोमेंटम इज अ क्वांटिटी हुज यूनिट माइट बी, तो यूनिट ऑफ मोमेंटम जो होता है केजी मीटर पर सेकंड। अगर आप इसे सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो केजी से ग्राम बन जाएगा, इससे सेंटीमीटर और पर सेकंड। इट मीन करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। 125 को देखें। 125 द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन। एरिया का फार्मूला है आसान सा कि यूनिट अलोंग वाई एक्सिस मल्टीप्लाई बाय यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस, इससे जो कुछ बनता है वही क्वांटिटी बन जाती है। अब जब ये कहते हैं कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है तो यूनिट अलोंग वाई एक्सिस मीटर पर सेकंड बनता है और यूनिट अलोंग एक्स, वेलोसिटी टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम है? वेलोसिटी टाइम है जनाब। द एरिया अंडर वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट है, आंसर डिस्प्लेसमेंट आता है, देखते हैं। यूनिट अलोंग वाई एक्सिस एंड यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस मीटर, ये होगा सॉरी सेकंड, सेकंड कैंसिल, मीटर एंड मीटर विल प्रोवाइड यू डिस्प्लेसमेंट। मैं इसको रीड कर रहा हूं, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्रोवाइड अस एक्सेलरेशन, गलत है, डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 126 चेंज इन लिमिट डेल्टा वी बाय डेल्टा टी फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या शो करता है? सीधी सी बात है कि लिमिट डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, तो मुझसे कहें सर लिमिट डेल्टा वी बाय डेल्टा टी रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन और फ्री फॉलिंग बॉडी का एक्सेलरेशन हम क्या कंसिडर करते हैं? वी कंसिडर दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, बिकॉज फ्री फॉलिंग बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होता है और जी को हम फ्री फॉल में कांस्टेंट कंसिडर करते हैं, सो देयरफॉर जी इज कांस्टेंट। 127 says if velocity of a body is decreasing then the value of its acceleration could be, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, if velocity of a body is decreasing then the value of its acceleration could be constant and negative, 0, increasing and negative, or both A and C, both A and C। कैसे? मैं जस्टिफाई कर लेता हूं। 127 को देखिएगा। 127 है कि एक बॉडी है और उसकी वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है। जब डिक्रीज आ रहा है तो इट मीन के फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है? फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम हो रही है। अब एक्सेलरेशन देखते हैं। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन में होता है Vf माइनस Vi डिवाइड बाय T। आप साथ दें प्लीज। अगर फाइनल वेलोसिटी कम हो रही है तो ये दोनों बराबर, और अगर दोनों बराबर नहीं है तो इससे कभी भी 0। जब 0 नहीं आएगा इट मीन कि ऑप्शन बी मुकम्मल तौर पर, ऑप्शन बी तो गलत डिक्लेयर है, वो तो बिल्कुल बात ही खत्म। जब मोशन में इंक्रीज या डिक्रीज हो तो एक्सेलरेशन कभी भी 0 नहीं होता। एक्सेलरेशन मोशन में चेंज का दूसरा नाम है, तो जब मोशन में चेंज आ रहा है एक्सेलरेशन मस्ट बी देयर, वो तो कंफर्म बात है। अब दूसरे केस में देखें, अगर ये बॉडी है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 100 है और यहां पहुंचकर इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई है 80 और फिर यहां पहुंचकर इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई है 60 वगैरह वगैरह, तो अगर आप देखो तो 180 माइनस 100 से क्या बनता है? -20, और 60 माइनस 80 से क्या बनता है? तो ये वो केस होगा जिसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव भी है और कांस्टेंट भी है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 100 हो, इधर आकर इसकी फाइनल वेलोसिटी 80 हो और इधर आकर इसकी फाइनल वेलोसिटी 50 हो जाए, तो यहां पर एक्सेलरेशन होगा 80 माइनस 100 मीन -20 और इधर होगा 50 माइनस 80 मीन -30। तो नेगेटिव तो है लेकिन इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव है लेकिन 20 से क्या बन गया? 30, और अगली बार हो सकता है -40 हो जाए। तो इसका मतलब है कि अगर आपको सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन गिवन है
कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव तो होगा, लेकिन वो कांस्टेंट भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। कुछ समझ आ गई है? ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ 80 हो और यहाँ 70 हो, तो ये -20 होगा और ये -10 हो जाएगा। इट मीन के वेलोसिटी डिक्रीजेस, तो एक्सेलरेशन का 0 होना गलत है, बाकी नेगेटिव होना ठीक है। और नेगेटिव में ये इंक्रीज भी हो सकता है, नेगेटिव में ये डिक्रीज भी हो सकता है, और नेगेटिव में ये कांस्टेंट भी रह सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी सही है। 128 एक्सप्लोर करते हैं। 128 कहता है कि टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज, जब आपने कहा आइसोलेटेड तो फोर्स क्या हो गया, और जब फोर्स 0 हो गया तो F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई टी। जहां फोर्स 0, दिस इंप्लाइज के वहां डेल्टा P भी इज इक्वल टू 0। 129, a ball is thrown with speed of 30 meter per second in the direction of 30 above the horizontal. What is it will rise to a height of, प्रोजेक्टाइल की बात है, हाइट का फार्मूला है vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। तो vi के लिए कितनी वैल्यू दी है? 30 स्क्वायर और साइन स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 अप्रोक्सीमेटली। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल ये है जनाब 900 और ये 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 2 बार 0.5 और डिवाइड बाय 20। अब ये इसको कैंसिल कर लेगा और इससे आएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 22.5 डिवाइड बाय 2, 11.2 समथिंग, 0.4 है या 0.5 है, द आंसर इज क्लोज, 11.5 क्लोज, ठीक है। अगर आप ये 10 के बजाय 9.8 ले लो, यू विल गेट 11.5। 11.5 इज द क्लोज आंसर, ऑप्शन बी सही है। 130, सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 130, और इफ द football is projected at 27 meter per second, an angle of projection is 30 degree, the maximum range of the ball is। यहां पर इस क्वेश्चन में गलती है, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर नॉन दिया था, ऑप्शन डी था, नॉन प्रिंट नहीं हुआ, टाइप नहीं हुआ, तो क्वेश्चन गलत है। अब इसका सही आंसर नहीं है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में यू हैव टू फॉलो द बेस्ट आंसर, यू हैव टू चूज द बेस्ट आंसर। व्हाट वाज द लॉजिक इन क्वेश्चन? क्वेश्चन में छुपाया क्या था? याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, अगर स्टेटमेंट में होता रेंज, सिर्फ रेंज होता, तो फिर गिवन एंगल पर मालूम करोगे, फिर जो एंगल गिवन हो 30 डिग्री गिवन है उसी का बताओगे। लेकिन अगर रेंज के साथ इन्होंने लिख दिया मैक्सिमम रेंज, तो अब आप 30 डिग्री वाला आंसर नहीं, अब आप 45 डिग्री वाला आंसर बताओगे। तो सच्ची बात यह है कि रेंज के साथ जानबूझकर मैक्सिमम लिखा गया था और ऑप्शन में नॉन रखा था, ताकि स्टूडेंट 30 डिग्री का रेंज मालूम करेंगे और वो ऑप्शन ए को ऑप्ट कर लेंगे, और हकीकत में वो ऑप्शन क्या होगा? गलत। अब गलती ये हुई कि ऑप्शन डी में नॉन मिस प्रिंट हो गया और उन्होंने एक वैल्यू प्रिंट कर दी है। समझ आ गई है ना? तो अब जब ऐसे हालात होंगे तो फिर डेफिनेटली वी हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन, फिर बस वही 30 वाला आंसर ही प्रेफर करेंगे। वरना सच्ची बात यह है कि इस क्वेश्चन का ओरिजिनल आइडिया ये था कि आपको 30 डिग्री का एंगल दिया था मैंने, कि 30 डिग्री एंगल है और इनिशियल वेलोसिटी 27 है, और आपसे मैंने रेंज नहीं मांगा, मैंने आपसे मैक्सिमम रेंज मांगा, और मैक्सिमम रेंज का फार्मूला है v स्क्वायर डिवाइड बाय जी। इसमें 30 डिग्री पुट करने की जरूरत नहीं है। समझ आई है? अफसोस की बात यह है कि जो मैंने ऑप्शन रखा था वो नहीं आया इसमें। तो करेक्ट आंसर है 27 स्क्वायर डिवाइड बाय 9.8, एंड द आंसर इज राउंड अबाउट 70 प्लस समथिंग आता है, जहां तक मुझे याद है 70 प्लस, 60 में नहीं आता। रेंज मैक्सिमम आप कैलकुलेट करें, 70 से ज्यादा आता है, या 71 है या 75, कुछ इस तरह से है, ये मैक्सिमम रेंज है। अब नहीं है तो क्या करें? तो अब मजबूर है कि आप ये इसको फॉलो ना करें, आप रेंज मालूम करें कि रेंज एट 30 इज इक्वल टू v स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय जी। अब वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा 27 स्क्वायर साइन ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री डिवाइड बाय 10, एंड द आंसर ऑफ 10 विल बी 64.4। यही आता है इससे। समझ आ रही है? लेकिन ये मैक्सिमम रेंज नहीं है, ये रेंज एट 30 है। समझ आई है? अगर इसी ऑप्शन में इसी स्टेटमेंट के लिए
नॉन होता तो 64.4 गलत होता। समझ आई है? कपदी के नॉन रगले हुए कहना, फिर 64.4 गलत होता। अब नहीं है तो 64.4 इज द करेक्ट आंसर। इस वक्त करेक्ट ऑप्शन ए है, लेकिन मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया बिकॉज फर्क तो यही था। 131 क्या है? 131 से एक स्टोन है fallen from the top of a building so that it reached the ground in 12 seconds. What vertical distance the stone covered? तो जनाब S is equal to half GT square जानते हो ना, और ये है माय डियर स्टूडेंट हाफ 10 और ये है 12 स्क्वायर। आई डोंट नो इससे क्या आता है। हाँ बिल्कुल 705 राउंड अबाउट आता है। दीक्षिता बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही है। अप्रॉक्सीमेट यू कैन चूज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 132 को देखिएगा। 132 says कि Newton's first law of motion is also called the law of force. 133 when the body is moving away from earth the value of g is taken. Away from earth it will be negative and towards earth it will be positive. Away from earth it is negative. 134 the range of projectile is same for angles जिनका सम 90 हो और that is 30 degree and 60 degree. 135 instantaneous and average velocities become equal when body जी नहीं समझाऊं। 135 स्किप हो गया। ओके 135 को देखें। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट मैक्सिमम हाइट। तो आप जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू ओनली एक्स कंपोनेंट, ओनली, क्योंकि वाई कंपोनेंट तो जीरो हो जाता है बट एक्स कंपोनेंट स्टिल रिमेन्स कांस्टेंट। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स कंपोनेंट तो रहता है, वो तो शुरू से आखिर तक कांस्टेंट रहता है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एक्स एंड वी एक्स इज इक्वल टू वी cos ऑफ थीटा। So the velocity at summit is v cos of theta. The velocity at summit is v cos of theta because ये x component के बराबर है। 136 instantaneous and average velocities कब इक्वल होते हैं? When a body is moving with uniform velocity. यही ठीक है ना? नहीं, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाए तो एक्सेलरेशन भी जीरो। तो इट मीन कि मैं कहूं कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज कब बराबर होते हैं? तो दोनों आंसर ठीक है। अगर इस हॉल के राइट साइड के स्टूडेंट ने कहा सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के दौरान, और अगर इस आधे स्टूडेंट ने कहा कि सर जब एक्सेलरेशन जीरो हो, तो दोनों के बात का एक ही मतलब है, दोनों की बात का, और दोनों आंसर ठीक है। तो जनाब जल्दबाजी से काम नहीं लेंगे। हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी ठीक है, हैज वेरिएबल वेलोसिटी गलत है, बट हैज जीरो एक्सेलरेशन भी ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बोथ ए एंड सी करेक्ट है। 137 which of the following part has same direction always? फोर्स और एक्सेलरेशन। F is equal to ma से पता चलता है कि फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा। अगर कोई नहीं मानता तो उसने न्यूटन सेकेंड लॉ को गलत साबित कर दिया है या उसने चैलेंज कर दिया है, समझ गए हो ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स व्हाई ये लाजिम व मलजूम है। डिस्प्लेसमेंट के साथ क्यों सेम नहीं है? माता हुआ ही कहना था आसान एग्जाम्पल वही ना रखा वही। आप कहें सर इस सरफेस पर कोई बॉडी पड़ी है, उसमें तार डाल लें, रस्सी, आप रस्सी को इंक्लाइंड खींच रहे हो और बॉडी नीचे फर्श पर आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स राइट एंड फोर्स इज इंक्लाइंड। इट मीन कि वेलोसिटी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन एक्सेलरेशन और फोर्स हमेशा हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगे। समझ आ गई है? लेट मी प्रोसीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। 137 क्या है? 138 mass is quantity measure of inertia। 139
A body of mass 3 kg lies on the surface of a table 2 meter high. अगर इसको सरफेस ऑफ टेबल पर मूव करें 4 मीटर तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज आएगा? सरफेस पर मूवमेंट से पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज? तो आप कहें सर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी it requires change in height, and when you move a body along a horizontal surface, change in height is equal to, when change in height is 0, the change in potential is also 0. 140 says when the speed of moving body is doubled, तो कौन सी चीज डबल होगी? वेलोसिटी को आप डबल कर दें तो आप कहेंगे सर मोमेंटम m और v, अगर इसके साथ 2 लगाएंगे तो इधर भी क्या लगेगा? 2. पहला ऑप्शन ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर. अगर हम इधर 2 लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर इसके साथ क्या आएगा? इट मीन के काइनेटिक डबल हो, ये गलत है. काइनेटिक 4 टाइम हो जाती है और मोमेंटम डबल हो जाता है. तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा, इट्स मोमेंटम इज डबल. पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइम बढ़ेगी? कितने टाइम बढ़ेगी? शाबाश. नहीं बढ़ेगी, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन हाइट. ये हाइट पे डिपेंड करता है. लिहाजा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए. 141 ऑन द बोर्ड. नो वर्क इज डन ऑन ए बॉडी बाय विच फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स पर वर्क डन हमेशा 0 होता है. क्यों 0 होता है? एंगल 90 डिग्री होता है. ये क्वांटिटेटिव है. व्हाट इज द कॉन्सेप्चुअल आइडिया बिहाइंड द सीन? अगर कोई कहे सेंट्रीपिटल का वर्क क्यों 0 होता है? दाखो वर्तमान शुमान मुआई सर देखिए एंगल 90 द कॉज ऑफ 90 0 नो वर्क 0. कुछ वजह है भाई. इट कैन नॉट ब्रिंग चेंज इन एनर्जी ऑफ ए बॉडी. सेंट्रीपिटल फोर्स एनर्जी में ना इंक्रीज ला सकता है ना डिक्रीज, और हर वो फोर्स जो एनर्जी में कोई चेंज नहीं ला सकता वो कोई वर्क नहीं कर सकता. वर्क के लिए जरूरी है कि फोर्स को एनर्जी को या इंक्रीज करना पड़ेगा और या डिक्रीज. When there is no net increase or no net decrease by a force in energy, the work done will always be 0. और यही वजह है, एक इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के गिर्द फर्स्ट ऑर्बिट में घूमता है, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस ऑर्बिट में कयामत तक कभी बढ़ती या कम होती है? नहीं, क्योंकि उस पर सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है और सेंट्रीपिटल फोर्स एनर्जी में इंक्रीज और डिक्रीज का काम नहीं करता. 142 प्लीज. 142 क्या है? द वर्क डन हैज द डायमेंशन इज दैट ऑफ टार्क. टार्क और वर्क एक डायमेंशन के हैं. 143 क्या है? इफ वर्क इज डन एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड, ठीक है, देन द पावर ऑफ मशीन इज बाई 1000. वर्क हमारे पास है 1000 जूल और टाइम हमारे पास है 1 सेकेंड, तो पावर इज वर्क पर यूनिट टाइम. 1000 बाय 1 इज 1000 वाट्स, लेकिन 1000 वाट्स को आप लिख सकते हो किलोवाट, लिख सकते हो ना, तो इट इज इक्वल टू 1 किलोवाट. 144. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द थ्राइस ऑफ मोमेंटम. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी? तो काइनेटिक एनर्जी को 3 टाइम मोमेंटम का कहा गया है. हम कहेंगे कि काइनेटिक इज हाफ mv स्क्वायर. 3 टाइम्स और मोमेंटम इज mv, तो m और m क्या हो जाएगा? कैंसल आउट. इट मीन के एक भी और एक भी खत्म, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, और 145 क्या है? 145 says the work done in moving a body between 2 points is conservative field is independent of पाथ पे डिपेंड नहीं करता ना, और पाथ किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन पे. को समझ आई है? तो बोथ बी एंड खबर है. मैं बॉडी हूं, माता गुरी था सुखाना. ये इस हॉल में ग्रेविटेशनल फील्ड है और ये एक कंजर्वेटिव फील्ड है. मुझ पर जो वर्क होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन पाथ बजाते खुद डायरेक्शन पे डिपेंड करता है. अगर मैं इस तरफ जाऊंगा और फिर राइट साइड पे टर्न करूंगा तो पाथ एक बेस और परपेंडिकुलर होगा. अगर मैं यहां से वहां सीधा जाऊंगा तो ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा. अगर मैं ऐसे जाऊं और हर पल डायरेक्शन चेंज करूं तो सर्कल बन जाएगा. इसका मतलब है कि वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन पाथ डायरेक्शन पे डिपेंड करता है. तो वर्क डायरेक्शन पे भी डिपेंड. कुछ समझ आ गई है? कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन डायरेक्शन और पाथ दोनों पे डिपेंड नहीं करता. समझ आ गई है? तो अगर डायरेक्शन है तो आप इसको गलत नहीं कह सकते हो. वर्क इन डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता.
ये बॉडी है, गौर से सुने प्लीज, ये बॉडी ए पर है, हमने इसको इस सी पर लाना है, तो पाथ पे डिपेंड नहीं करने का मतलब ये है कि अगर इधर से इधर तक वर्क 1000 जूल हुआ तो इधर से इधर और फिर इधर आने में भी टोटल वर्क डन कितना होगा। तो ये पाथ भी अलग है लेकिन ये डायरेक्शन भी तो अलग है ना, दोनों रास्तों का डायरेक्शन भी। तो अगर आप ऐसा कह सकते हो कि ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो ऐसा भी तो कह सकते हो कि ये डायरेक्शन पे डिपेंड। कुछ समझ आ गई है? तो कौन सा ऑप्शन लोगे जनाब? यू हैव ऑलवेज चूज द बेस्ट ऑप्शन, और बेस्ट यही है कि दोनों ठीक है। हाँ दोनों है। कम यो दे रहा क्वेश्चन, डायरेक्शन पाथ, ओहो शिट, वैसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब इसमें भी गलत है ना, देखो मैंने ऑप्शन डी, क्वेश्चन मेरा है तो मैंने, मुझे याद है ना, मैंने दिया था ऑप्शन डी में कि बोथ बी एंड सी। अब मुझे नहीं पता एनर्जी कहां से आ गया है, समझ आई है ना। तो अगर अब वही बात वापस करूंगा कि अगर बोथ बी एंड सी होता तो दैट विल बी द सुपर बेस्ट आंसर, लेकिन अगर बोथ बी एंड सी नहीं है देन यू हैव टू क्लिक द ओरिजिनल फैक्टर, एंड द ओरिजिनल फैक्टर इज पाथ। वेरी गुड, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। अब सिर्फ सी है, हालांकि मैंने डायरेक्शन क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि मेरे जहन में तो यही है कि जनाब जब क्वेश्चन मैं इनको सेंड कर रहा था तो ऑप्शन डी में मैंने रखा था बोथ बी एंड सी। अगर वो आया तो फिर ठीक है। 146 क्वेश्चन है जनाब, 146 है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस इज, ये तो सिंपल प्योर फार्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय आर। ऑप्शन बी सही है, करेक्ट ऑप्शन बी है। 147 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। 148 वर्क है, वर्क, मोमेंटम लिखो ना। 148 when a body of mass 10 kg is raised vertically upward through a height of 10 meter, the work done is, वर्टिकल मूवमेंट में वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, जानते हो ना, लिहाजा इट इज mgh 10 10 और 10, इट इज 1000 जूल एंड क्लोज टू 980 जूल, 9.8 के साथ 980 ठीक है, और करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन डी। 149 says the electrical energy consumed by 100 watt bulb in 10 seconds। आप जानते हो ना 100 वाट का मतलब ये होता है 1 सेकेंड में 100 जूल, 1 सेकेंड में 100 वाट का मतलब है 1 सेकेंड में 100 जूल, तो 2 सेकेंड में 200 जूल और 10 सेकेंड में 1000 जूल, तो ये बल्ब 10 सेकेंड में 1000 जूल का कबाड़ा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, 150 says when the mass and speed of a body are doubled, the kinetic energy will become, भाई काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, इसको भी डबल तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, और 4 2s आर, तो इधर डबल और इधर डबल लगाने से इसके साथ क्या लगेगा, 8 लगेगा, लिहाजा 8 टाइम्स इज द करेक्ट ऑप्शन। 151 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 151 कहता है जूल्स इज द एसआई यूनिट ऑफ व्हिच पेयर, दैट इज वर्क एंड एनर्जी। 152 if work is done at the rate of 1000 joule per second then the power of machine is, repeat हुआ है मेरे ख्याल में, power is 1 kilowatt hour, कहाँ 1 kilowatt hour, 1 kilowatt होगा। 153 for constant force the shape of the graph between power and velocity straight line होगा, कैसे कहें सर आप नहीं जानते कि P is equal to FV, अगर फोर्स क्या हो गया तो इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन हो जाएगा, और हर डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ स्ट्रेट होता है, हर डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ स्ट्रेट होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 154, a ball whose kinetic energy is E projected at an angle of 60 degree, the kinetic energy of the ball at the highest point of its flight will be E/4। ओरिजिनल इक्वेशन ये है कि काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू
काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम और साथ में का स्क्वायर थीटा। ये बेसिक इक्वेशन है, इससे सॉल्व होगा। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप हमसे उगलवा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम को इन्होंने ई दिया है। क्या दिया है? ई। और एंगल हमें 60 दिया है, तो cos ऑफ 60 डिग्री का स्क्वायर, और cos ऑफ 60 इज 1/2, इट इज 1/, तो ये बन जाएगा ई और 1/2 का स्क्वायर। द आंसर इज E/4। ओरिजिनल इक्वेशन ये है, डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। एट 60 डिग्री इट विल बिकम 1/4। 155 क्वेश्चन है 155। 155 says कि असलम drives 100 किलोमीटर to grandmother house. On the way to grandmother, असलम drives half the distance with 35. समझ गया? देखो इन्होंने कहा है कि यहां से लेकर यहां तक एक बारी ने मूव किया, ये जो आधा डिस्टेंस है ये 35 किलोमीटर पर आवर से कवर किया, और ये जो नेक्स्ट आधा डिस्टेंस है ये 55 किलोमीटर पर आवर से कवर किया। बताएं कि उस मोहतरम का एवरेज स्पीड क्या है। अगर डिस्टेंसेस सेम हो तो एवरेज स्पीड का शॉर्ट फॉर्म ये है 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। इट मीन 235 55 डिवाइड बाय 35 प्लस 55। आई डोंट नो क्या आता है, मुझे याद नहीं है। बिल्कुल 42 आता है, 42.7 किलोमीटर पर आवर, यही होगा। क्वेश्चन नंबर 156। An object is projected upward with velocity of 100, ठीक है। It will strike the ground in approximately how many seconds? 10 seconds या 20 seconds? 20 seconds। कहते हैं कि एक बॉडी है, उसको जमीन के सरफेस से आपने प्रोजेक्ट किया है, सुन रहे हैं आप, और प्रोजेक्ट विद वेलोसिटी ऑफ 100 से प्रोजेक्ट किया, तो ये ऊपर जाएगी और फिर पलट कर वापस आएगी। ये टोटल टाइम क्या होगा? और एक साइड का टाइम 10 आता है, 10 आता है ना, क्योंकि जब आप अपवर्ड टाइम मालूम करोगे तो याद रख के अपवर्ड टाइम का फार्मूला है, अपवर्ड टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू, इट इज ऑलवेज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय जी। इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अपवर्ड टाइम। बिल्कुल आप याद ना करें, आप VF इज इक्वल टू VI प्लस GT में पुट किया करें। हर केस का अलग अलग फार्मूला है, याद रखना भी एक अजाब है। जनरल VF इज इक्वल टू VI प्लस 80 फौरन साल होगा। T इज इक्वल टू VI डिवाइड बाय G। तो टाइम फ्रॉम वन साइड इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 10, इट इज 10 सेकेंड। तो अगर 10 सेकेंड इधर से लगे, 10 सेकेंड इधर से लगे, तो जमीन से टकराने के लिए इसको कितने देर इंतजार करना पड़ेगा? 20 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 157। जी जी बोले। 157 समझ आई इसकी? ओके 157। थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ फोर्स, नो। एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स, नो। पेयर ऑफ फोर्स, it explains pair of force, and that is action and reaction। 158 says एक बुलेट is fired from a gun, तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? अच्छा याद रखे, इजी है, बहुत सिंपल आइडिया है। बुलेट और गन इन दोनों का मोमेंटम हमेशा सेम होता है। द मोमेंटम ऑफ बुलेट इज ऑलवेज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ, और ये भी याद रखिए जब मोमेंटम कांस्टेंट हो जाए, जब मोमेंटम कांस्टेंट हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी p²/2m हमें बताता है। इस इक्वेशन में 2 क्या है? 2 क्या है? फिक्स्ड है, कांस्टेंट, और p भी क्या हो गया है? मैंने इसको भी कांस्टेंट कह दिया। तो इसका मतलब है कि अब इस इक्वेशन का जो खेल खेला जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी और मास। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, और जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये कहां पर एप्लीकेबल है? जहां मौजूद बॉडीज का मोमेंटम सेम हो। तो गन और बुलेट का मोमेंटम हमेशा इक्वल होता है। अगर बुलेट आगे 10 मोमेंटम से जाता है तो गन पीछे की तरफ 10 मोमेंटम से रिकॉइल करता है। तो इक्वल मोमेंटम में इनवर्स रिलेशन है काइनेटिक और मास का। तो लिहाजा चूंकि मास ऑफ बुलेट कम है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट ज्यादा होगी। And correct option is A, that kinetic energy of bullet is greater than the kinetic energy of gun। Option A बिल्कुल सही है। Question number 159। If a body is taken to place, या क्या है? If a body is taken to a place, सही है, where there is no gravity, तो फिर क्या होगा? मास और वेट दोनों जीरो हो जाएंगे, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है।
अगर आप इसको ग्रेविटी फ्री जगह पर ले गए तो वेट 0 हो जाएगा, लेकिन मास विल रिमेन्स, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज weight becomes 0 but mass remains same. The correct option is option D, 160. The mass of an object at the center of earth will be same. Center of earth पर या surface of earth पर या infinity पर mass always remains same, 161. The range of projectile launched at an angle of 15 is 1.5. What will be its maximum range? तो याद रखें कि मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल ऑफ रेंज एट 15 डिग्री पर जो रेंज होता है उसको डबल कर दो, ये मैक्सिमम रेंज आता है। और अभी आपको क्वेश्चन में दिया है कि 15 पर जो रेंज है वो 1.5, तो मैक्सिमम रेंज कितना होगा? 3 किलोमीटर का रेंज होगा, 162। ओके, 162 सॉल्व करते हैं। वन 162 क्या है? किसी ने सॉल्व किया है? इसमें आपको एक दीवार दिया है जनाब, कहा गया है कि एक बॉल है जिसका मास 2 kg है, वो 10 मीटर पर सेकेंड से जाकर दीवार से टकराया और इधर का एंगल बनाया 60 डिग्री। कितने डिग्री? लेकिन रिफ्लेक्ट हुआ और इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुआ, मास तो उसका वही 2 है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेलोसिटी भी उसकी वही रही, स्पीड भी वही रहा 10, और दीवार के साथ कांटेक्ट के दौरान जो टाइम था वो 0.1 सेकेंड था। कांटेक्ट का टाइम क्या था? वो 0.1 था। ये भी रूट गया है, देखो। हाँ, इधर गला खराब है। खगोरी खाना, शोर ना करें प्लीज। इन्होंने कहा है कि ये एक बॉडी है और ये 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, टकराने के बाद उसी स्पीड से रिफ्लेक्ट हो गई। अगर दीवार के साथ कांटेक्ट में 0.1 सेकेंड का टाइम इंटरवल रहा तो बताओ कि दीवार ने बॉल पर कितना फोर्स लगाया? फोर्स होता है डेल्टा पी डिवाइड बाय टी, डेल्टा पी डिवाइड बाय टी, और फोर्स होता है डेल्टा पी की जगह पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाय टी, एंड एफ इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई इज नेट डिवाइड बाय टी। मानते हैं ना? इट इज अ नेट मोमेंटम डिवाइड बाय टी, यानी ये पी एफ है फाइनल और ये पी आई है इनिशियल। अब हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? वेक्टर का एक फार्मूला है और उसमें नेट वैल्यू हमेशा इक्वल होती है अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर इंटू cos ऑफ एंगल बिटवीन दैम। ये हमारे पास इक्वेशन है नेट का वेक्टर्स में। तो नेट वैल्यू ऑफ एनी वेक्टर, इस क्वेश्चन पर आप एतराज नहीं कर सकते। यही वजह है जनाब, जब हम ऑनलाइन हमने सिलेबस डिस्कस किया या जब क्लास में पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट को मजबूर करते हैं कि सिलेबस में वेक्टर नहीं है लेकिन आपका इनसे छुटकारा नहीं है। अब मोमेंटम सिलेबस में अच्छा खासा लिखा हुआ है, एंगुलर मोमेंटम भी लिखा है, लीनियर मोमेंटम भी लिखा है। ये क्वेश्चन जिस फार्मूले से हम कर रहे हैं ये भी सिलेबस में मौजूद है, तो फिर आप नहीं कह सकते हो कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि क्वेश्चन तो f इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी से है, लेकिन उसमें आइडिया वेक्टर का यूज हो रहा है। तो इट मीन के वेक्टर को मुकम्मल तौर पर जिसने इग्नोर किया है उसने बहुत गलत किया है। समझ आई है? वो सिलेबस में है या नहीं है, लेकिन मौजूदा फिजिक्स के तकरीबन 90% चैप्टर्स एंड टॉपिक में वेक्टर की बातें यूज हो रही हैं। तो वेक्टर के बगैर आप उन्हें पढ़ ही नहीं सकते हो, उनकी बहुत सी बातें आप सॉल्व ही नहीं कर सकते हो। एनी हाउ लेट मी प्रोसीड। ये हमारे पास है पूरा इक्वेशन, इसमें वैल्यू पुट करो। अब फर्स्ट वेक्टर कितना है? ये तो वेलोसिटी है, मोमेंटम का कहें तो कहें सर इनिशियल मोमेंटम इज mv 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना बनता है? और दूसरा भी mv है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना बनता है? तो फर्स्ट वेक्टर इज 20 स्क्वायर
दूसरा वेक्टर इज 20 स्क्वायर, फर्स्ट वेक्टर 20, सेकंड वेक्टर 20 cos। एंगल कौन बताएगा इनके दरमियान एंगल क्या है? ढेर आसान दे, इधर भी एंगल 60 है, तो अगर आउटर दोनों 60 है तो अंदर भी क्या होगा? इनके दरमियान भी एंगल, द एंगल इन्वॉल्व इज 60 डिग्री। को समझ आ रही है? अगर ये एंगल 60 है, गौर करें, क्या 60 फुट कर सकते हो? शाबाश, लॉजिक है इसमें भी, मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, जुल्म है, नहीं देना चाहिए था लेकिन दे दिया, अब क्या करें, बाकी तो आसान है ना। बताएं शाबाश, क्या 60 फुट करूं? नहीं, क्यों? क्योंकि वेक्टर के दरमियान एंगल, यहाँ एक वेक्टर ये है P1 और एक वेक्टर ये है P2, और जिस एंगल के बारे में आप बात कर रहे हो वो एंगल बिटवीन हेड एंड टेल है, लेकिन एंगल बिटवीन वेक्टर का उसूल है कि ये टेल टू टेल होना चाहिए, और टेल टू टेल होने के लिए आप इसको आगे लेके जाओगे, और अगर इसको आगे कंसिडर करोगे तो ये एंगल आप पुट करोगे, क्योंकि इस तरफ भी टेल है और इस तरफ भी। अगर ये 60 है तो बकाया जात कितना हुआ? तो आपने 120 पुट करना है, आपने 60 पुट नहीं करना। ओरिजिनल वैल्यू वही है, cos ऑफ 120। अब आप इसको ऑपरेट करें प्लीज। जब आप इनको ऑपरेट करोगे और गौर से देखे, अक्सर वालों हुई सर फर्क पे न प्रूजी, वली पे न प्रूजी, ये cos ऑफ 60 होगा तो प्लस 0.5 आएगा, और cos ऑफ 120 होगा तो माइनस 0.5 आएगा। और माइनस और प्लस का कमाल भी तो देखें, ये जो पहला फैक्टर है ये इससे बनता है 400 प्लस 400 कितना? 800। अगर इधर प्लस हो गया तो अगर इससे जो कुछ भी आएगा इससे मुश्तरका भी 400 आता है। अगर इससे 400 आया और आपने प्लस लिखा तो 800 से 1200 बना दोगे, और अगर आपने माइनस लिखा तो 800 से 400 में आ जाएगा। तो आपका एक आंसर 400 का होगा और एक आंसर 1200 का होगा। तो खुद सोचे कि फर्क कितना होगा। कुछ समझ आई है? और जिसने 60 पुट किया उसने गलत किया, और जिसने 120 पुट किया उसने सही किया। कुछ समझ आ गई है? और देयरफॉर 120 तो माइनस, ये आंसर क्या हो जाएगा? माइनस। इट मीन द आंसर इज 400 रूट। क्या होगा? 400 रूट होगा। और अब पुट करें शाबाश, तो F इज इक्वल टू नेट मोमेंटम इज 400 रूट और इट इज 0.1। इसको सॉल्व करें, जो भी मैच करता है वो सही है। तो 10 और अंडर रूट 400, इससे क्या बनता है शाबाश? 20 आता है ना? योमेंट हाँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 20 क्या बनता है? और 40 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 क्या बनता है? 400 मल्टीप्लाई बाय 2 800 मल्टीप्लाई बाय 0.5 400। ठीक है, सही है। तो ये 400, ये 400, इसमें आंसर क्या आता है? इससे 20 आता है, और 20 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 200। क्या इसमें है? अगर ऑप्शन है तो ठीक है। मैंने सॉल्व नहीं किया, पहली बार सॉल्व किया आपके सामने। मैंने इसको बॉटम तक नहीं लेके गया, क्वेश्चन दिया लेकिन उठाया है क्वेश्चन लेकिन सॉल्व नहीं किया। 200 ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आप समझ गए हो? एले का पुएश हुई, क्वेश्चन समझ गए हो कोई? क्वेश्चन नंबर 163 प्लीज। 163 क्या कह रहा है? इफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाय 50%, व्हाट इज द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी? तो परसेंट इंक्रीज इन काइनेटिक, एले का बस का गले शकन है, चुप करो ए खाना, बस का चुप कर, अखलो बंद का, बस करो। परसेंट चेंज इन काइनेटिक इज डबल ऑफ परसेंट चेंज इन मोमेंटम प्लस फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर। So it is equal to 2 multiplied by 50 plus 5 square. It means it is 125%. 164 कहता है कि दो ट्रॉलीज है, मासेस ये और ये हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, स्टक हो गए, और स्टक होने के बाद नेट वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगी? शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं आपको कि वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज इक्वल टू नेट मोमेंटम डिवाइड बाय टोटल मास। नेट मोमेंटम डिवाइड बाय टोटल मास। अब नेट मोमेंटम में सब्ट्रैक्शन लोगे अगर अपोजिट हो और एडिशन लोगे अगर सेम। जब दोनों ट्रॉलीज एक दूसरे की तरफ जा रही हैं तो डायरेक्शन अपोजिट है ना, इसका मतलब है कि हम लेंगे मोमेंटम ऑफ वन माइनस मोमेंटम ऑफ
2, क्योंकि एक दूसरे की तरफ जाने का मतलब है कि एक टुवर्ड्स राइट तो दूसरा टुवर्ड्स, एक टुवर्ड्स राइट तो दूसरा टुवर्ड्स लेफ्ट. So that's why I put करे P1 minus P2 divided by total mass is 2000 plus 3000. So velocity of combination is equal to P1 is M1 V1 minus M2 V2 divided by 5000 और M1 जो है वो 2000 है, वेलोसिटी 4 है, और ये 3000 है, वेलोसिटी 2 है, और ये 5000 है. तो इससे बनेगा वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन 8000 minus 6000 divided by 5000 and it is equal to 2000 divided by 5000 and it is 2 by 5 in 0.4. 0.4 इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें. A tunnel is dug along the diameter of earth 165. हाँ 165. इसका ग्राफ गलत है भाई. द ग्राफ गलत है. हाँ दूसरे ने जोड़ करें. इसे सॉल्व नहीं होता. ग्राफ में गलती है. ओरिजिनल ग्राफ नोट करें. ये ग्राफ ऐसे था. डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का ग्राफ दिया था, लेकिन ऐसे दिया था डेटा देके, शेप देके. द ग्राफ वाज लाइक दिस. ये ग्राफ था ऐसा. इन्होंने स्प्लिट कर दिया है. ये लाइन अलग और ये लाइन अलग लिया, पता ही नहीं. और ये डॉट थे ही नहीं, ये डॉट इसमें थे ही नहीं जो इन्होंने ड्रॉ किए. ओरिजिनल ग्राफ ऐसा था. यहां पर 0 लिखा है, इधर लिखा है 2, इधर लिखा है 1, सॉरी 1, इधर 1 लिखा है. इसके इस तरफ लिखा था 1.5 और इधर लिखा गया है 2 और इसके नीचे लिखा गया है 3. ये ग्राफ था. बाकी डॉट कुछ नहीं थे. डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान ग्राफ ऐसे दिया गया था और ये कहा गया था कि अप टू 3 मीटर बताएं कि इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा कि काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क. लेकिन हमने पढ़ा है कि वर्क इज इक्वल एरिया अंडर ग्राफ. ग्राफ के नीचे जो एरिया है वर्क उसके बराबर है. एरिया अंडर ग्राफ ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क. अब ये ग्राफ का एरिया किसके बराबर है आप गौर से देखें. तो एक एरिया ये बनता है, हम इसको क्या नाम दे देते हैं. एक एरिया ये बनता है, हम इसको क्या नाम देते हैं. और एक एरिया ये बन देता है, हम इसे क्या नाम दे देते हैं. इसका मतलब है कि A1 plus A2 plus A3. So the answer will be solved like this: A1 plus A2 plus A3. A1 रेक्टेंगल है और इसका लेंथ कितना है और इसका हाइट कितना है. तो A1 is 2 multiply by 1. A2 भी रेक्टेंगल है, इसका लेंथ कितना है 2 से 3 1 और यहां से यहां तक भी. तो A2 की जगह 1 multiply by 1 प्लस A3 ट्राइंगल है और 1/2 multiply by बेस multiply by परपेंडिकुलर. तो 2 1s are 2, 1 1s are 1 और प्लस 1/2. आप बताएं बेस कितना है. बेस की वैल्यू कितनी है. यहां से यहां तक बेस 1 है और परपेंडिकुलर ये है कितना है 1 और 1.5 के दरमियान. तो ये 0.5 एंड इट इज इक्वल टू 2 + 1 3 और ये बन जाएगा जनाब 0.5 डिवाइड बाय 2 इज 0.25. द आंसर इज 3.25. द आंसर इज, समझ आ गई है. ओहो बहुत मुश्किल है. देखो आसान है. देखो सीधी सी बात है कि आपको संगा खाना वाय पसले से दिवाया जो कतू दे. हाँ देखो इधर देखें, ये है जनाब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का ग्राफ. हमें क्वेश्चन दिया है कि अप टू दिस पॉइंट आप वर्क मालूम करें, काइनेटिक मालूम करें. बट काइनेटिक वर्क के बराबर है और वर्क के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इट इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो इस पूरे ग्राफ के नीचे ये सारा एरिया आता है. मैंने इसको A1 बनाया, इसको A2 बनाया, इसको A3. तो एरिया की जगह A1 + A2 + A3. बाकी ये रेक्टेंगल है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये रेक्टेंगल है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये ट्राइंगल है तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर.
तो ये सारे वैल्यूज पुट किए, हमारे पास आंसर आता है 3.25। समझ आई है? करने पे पोएगी तो तुम्हारा जरूरी ना था खोयो क्वेश्चन देखा ना ना समझो इसमें क्या है। 166 को देखें। A tunnel is dug along the diameter of earth। इस क्वेश्चन को देखें प्लीज। ये है जनाब आपकी जमीन और कहते हैं कि इसके डायमीटर में आपने एक टनल खोदा और फिर एक बॉडी को यहां से रिलीज किया। अब ये बॉडी कैसा मोशन करेगा आप सब जानते हैं। यहां से वेट इसको अट्रैक्ट करेगा, वेट से ये मोशन करेगा, जब सेंटर पे बॉडी पहुंचेगी तो रुक जाएगी ना? नहीं, वहां सेंटर पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। लेकिन नेट फोर्स 0 होगा तो न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर बॉडी पहले से मोशन में है तो वो अपना मोशन, तो जैसे ही पॉइंट सेंटर पर फोर्स 0 तो ये अपना मोशन जारी रखेगी और आगे जाएगी। यहां पहुंचकर जमीन से फिर अट्रैक्ट करेगी, तो फिर वेट से इधर आएगी, इनर्शिया से फिर अपना मोशन जारी रखेगी। इस तरह ये टू एंड फ्रो मोशन करेगी। सेंटर पर इसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन सेंटर पर आकर, लेकिन सेल पके खत्म देखा ना, सेल अमाइक के सेल खत्म नहीं। कोई बात नहीं, भी छोटे हो हमारा। ये जो है जनाब, ये बॉडी जो है वो सेंटर पे होगी। इस सेंटर पर मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? तो मैंने आपसे कहा कि मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक। हकीकत ये है कि व्हाट इज द बेसिक सोर्स ऑफ पोटेंशियल? 400 वाला आया, ग्रेविटी है, फोर्स है, याद है ना? सो दैट्स व्हाई जहां ग्रेविटी खत्म पोटेंशियल खत्म। तो सेंटर पर पोटेंशियल तो 0 है, लेकिन इसका बेसिक सोर्स मोशन है। क्या सेंटर पर ये रेस्ट में था? अगर रेस्ट में था तो मैकेनिकल 0 हो गई, लेकिन चूंकि ये मोशन से ताल्लुक रखता है और मोशन 0 नहीं है, तो अगर काइनेटिक 0 नहीं है तो टोटल मैकेनिकल भी 0। अब आंसर होगा होली काइनेटिक। आंसर क्या होगा? इट विल बी होली काइनेटिक। समझ आई है ना? आगे बढ़ सकते हैं। 166 में आंसर होगा होली काइनेटिक। करेक्ट ऑप्शन है बी। वन 167 क्या है? ये है जनाब, a car traveling at a speed of 30 किलोमीटर पर आवर is brought to halt in 8 मीटर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप सुने प्लीज। एक गाड़ी है और उसका जो स्पीड था, इनिशियल स्पीड वो था माय डियर स्टूडेंट्स 30। उसका इनिशियल स्पीड 30 था, ठीक है। अगर इनिशियल स्पीड 30 था और हमने इसको रोका, ब्रेक लगाने से उसको रोका गया, थैंक यू, अगर ब्रेक लगाने से उसको रोका गया तो रुकने का जो टाइम था वो 8 मीटर लगा। गाड़ी का ब्रेक आपने लगाया 30 मीटर पर सेकंड पर या 30 किलोमीटर पर आवर पर, तो ब्रेक लगाने के बाद 8 मीटर के बाद गाड़ी रुक गई। अगर इसी गाड़ी का ये इनिशियल स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर कर दें और फिर हम वही ब्रेक दोबारा लगा दें, तो अब बताएं ये कितने डिस्टेंस पर जाके रुकेगी ये गाड़ी? तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। रोकने का मतलब ये है कि आपने फाइनल वेलोसिटी क्या कर दी है? 0, और आप s मालूम कर रहे हो, तो फौरन कहें कि 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो फिर कहोगे सर s चाहिए, यस, तो vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। vf 0 खत्म, vi आपने 60 लिया है, 60 स्क्वायर, एग्री, और 2 की जगह 2 है। a की जगह क्या होगा? a हमें नहीं मालूम, पहले a मालूम करें। तो a के लिए ये फर्स्ट केस आपको दिया है, उस फर्स्ट केस पर एक बार फिर आप यही इक्वेशन अप्लाई करें कि 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट, a इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइड बाय 2s। तो आप पुट करें, ये 0 है माइनस ये 30 है डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय s कितना है?
A इज इक्वल टू 900 डिवाइड बाय 16 और यहाँ एक्सेलरेशन बनता है 56.3 है, आई डोंट नो, से लगो क्या, प्लीज करें इसको, गलत नहीं पुट करना था। क्या आता है 900 बाय 16, मोबाइल से करो भाई, कोई तो कर ले, शाबाश। 900 डिवाइड बाय 16 56.2, इधर पुट करें तो ये 56.2, it will be 60 multiplied by 60 divided by 2 multiplied by 56.2 and the answer will be 3600 divided by 112.4। अब डिवाइड करें इसको, राउंड अबाउट 24 मीटर आता है मेरे ख्याल में। आप सॉल्व करें प्लीज ना, 32 आता है, 32, 24 नहीं आता, 32 आता है ना, 32.0, बस ठीक है। द करेक्ट आंसर इज 32 मीटर। कितने मीटर बाद ये रुकेगा? 32। और कौन सा ऑप्शन ठीक है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। मैंने मेथड सिखाना था, मुझसे गलती ये हुई है कि मैंने फिगर्स काफी बड़े लिए हैं। अगर मैं यही क्वेश्चन, यही आइडिया दूं तो आइडिया अच्छा है क्वेश्चन का, बट मुझे डेटा क्या देना चाहिए था? दैट अ कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्टॉप्ड आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक इन 8 मीटर के बजाय 1 मीटर कहें, समझ आई है ना? और फिर कहूं दैट इफ द कार इज मूविंग विद 100 मीटर पर सेकेंड, तो 100 का स्क्वायर लेना, रूट लेना, ये कैलकुलेशन क्या हो जाते हैं? आसान, ये पॉइंट से हम बच जाएंगे। एनी हाउ आइडिया सीख गए हो, दैट्स गुड। 168 को देखें। If a body of mass 200 gram falls from a height of 200 meter and its total potential energy is conserved into kinetic, convert it to kinetic. At the point of contact of the body with the surface, then decrease in potential energy of the body at the contact is। सीधी सी बात है कि आपसे कहा जा रहा है कि बॉडी को ऊपर से फेंका गया है, जब ये जमीन से टकराएगी तो पूरी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी में टोटल लॉस क्या होगा? तो आप कहेंगे सर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब हमें डेटा मिला है नहीं मिला, देखते हैं। ये ऑप्शन क्या है, कौन सा क्वेश्चन है? 168। तो मैं कहूंगा भाई mgh से ही कर लें। mgh मास कितना है? 200, तो इट विल बी 200 डिवाइड बाय 1000, किलोग्राम में पुट करोगे ना। और ये 10 और हाइट कितना है? हाइट कितना है? 200 मीटर। 200 मीटर, तो ये इसके साथ कैंसल आउट और ये इसके साथ कैंसल आउट, एंड द आंसर इज 400 जॉउल। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सबा के खाना, ऑप्शन सी सही है। 169। 169 क्या है? एक बॉडी है, उसे गिराया गया है फ्री फॉल में। अगर स्पीड का सिंबल स्मॉल वी है और पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल कैपिटल वी है, पोटेंशियल एनर्जी का नहीं, इसमें सिंबॉलिक गेम खेला गया है आपके साथ, सिंबल्स में उलझाया है आपको। क्वेश्चन ये है, सिंपल सीधा सा क्वेश्चन, कि एक बॉडी को ऊपर से गिराया है नीचे, अगर पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को कैपिटल वी से जाहिर करें, अगर पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को कैपिटल वी से जाहिर करें और अगर आप स्पीड को स्मॉल वी से जाहिर करें, तो बताओ कि मास का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तो इसके पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक में। इससे सॉल्व होगा। लेकिन चेंज इन पोटेंशियल को इन्होंने कौन सा सिंबल दिया है? तो कैपिटल वी, और इसकी जगह हाफ एम, लेकिन क्या लिख सकता हूं? स्पीड का स्क्वायर। इसको इस तरफ ले आए, 2 इधर ले आए, तो 2 इंटू कैपिटल वी डिवाइड बाय वी स्क्वायर, स्मॉल वी है ना, एंड इट इज इक्वल टू एम। इट इज द करेक्ट ऑप्शन। मास का मैथमेटिकल फॉर्म होगा 2 कैपिटल वी डिवाइड बाय स्मॉल वी स्क्वायर। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रकम क्वेश्चन 170। 170 है कि a body of mass 5 kg is placed at the origin and can move only on the x-axis. A force of 10 Newton is acting on it in the direction making an angle of 30 with the x-axis. Displaces 4 meter. The work done is। वैसे ही लंबे लंबे सेंटेंस लिखे हैं। डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है, एंगल 30 डिग्री है, फोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 न्यूटन। वर्क मोहतरम आप मालूम करें तो एफ एस cos ऑफ थीटा
It is 10 multiplied by 4 cos of 30 and it is equal to 20 joules. Now 40 multiplied by 0.866, it is 30 point something. बिल्कुल सही है 34.4, मैं गलत कह रहा था 34.4, करेक्ट ऑप्शन है ए 171 171. If both mass and velocity is doubled, kinetic energy will become 8 times. How many times this question is repeated? इस टेस्ट में 2 खड़ा है. A child on a swing, ये क्या है 1 meter above the ground at lowest point and 6 meter. ओके, कहते हैं कि एक बच्चा है जो झूला झूल रहा है, जमीन से इसका हाइट 1 मीटर है, इसके लोअर हाइट 1 मीटर है और इसके टॉप का जो हाइट है वो कितने मीटर है 6 मीटर. अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है. ये बच्चा जो झूला झूल रहा है, कहते हैं कि इस मीन पॉइंट पर इसकी स्पीड की वैल्यू क्या होगी. इंटरेस्टिंग बात है, बहुत सिंपल. हम कहेंगे इसका हाइट 6 नहीं है, जहां से झूला झूल रहा है ये हाइट 6 है, ये 6 मीटर है, ये 1 मीटर है. यानी झूला झूलने के दौरान जब ये ऊपर जाता है तो 6 मीटर अबव द ग्राउंड होता है, जब बिल्कुल बॉटम पे आता है तो 1 मीटर अबव द ग्राउंड होता है. इस सेंटर पर वेलोसिटी क्या होगी. इंटरेस्टिंग सी बात है. और हम कैसे चैप्टर नंबर 4 और 3 को इसमें ज्वाइन कर सकते हैं. वैसे तो ऑसिलेटर नजर आ रहा है, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ चैप्टर नंबर 4 एंड 3. बहुत ईजी है, एनर्जी और स्पीड का कॉम्बिनेशन है. एनर्जी चैप्टर 4 का टॉपिक है और स्पीड चैप्टर 3 का. कैसे, यहां पर सारी की सारी एनर्जी क्या होगी और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम. और इसमें जितना फर्क आया वो सारा फर्क किसके बराबर होगा, काइनेटिक में बदल जाती है ना. तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम माइनस पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. समझ आई है. इधर इसमें 100 जूल की पोटेंशियल एनर्जी है, इधर इसमें 20 जूल रह गई, तो जो 80 जूल की पोटेंशियल एनर्जी थी कहां चली गई, काइनेटिक में बदल गई. तो मैं कहूंगा पोटेंशियल मैक्सिमम माइनस पोटेंशियल मिनिमम इज इक्वल टू काइनेटिक. बट मैक्सिमम पोटेंशियल इज मैक्सिमम हाइट, तो इट इज mg और मैक्सिमम हाइट कितना है, तो इधर h नहीं, बस स्टार्ट में 6 लिख रहा हूं, माइनस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में mg और मिनिमम हाइट. लेकिन मिनिमम हाइट क्या है, तो मैं इसके आगे 1 लिखता हूं. काइनेटिक इज हाफ mv, ये m और m कैंसिल होते हैं ना दोनों साइड से. ओके, वेलोसिटी मालूम करनी है आपको, कर लें. तो ये होगा 6 मल्टीप्लाई बाय g इज राउंड अबाउट 60. g की वैल्यू राउंड अबाउट क्या होती है 10, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय g इज 10 एंड इट इज इक्वल टू v स्क्वायर. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 50 और v इज इक्वल टू 50 रूट क्या बनता है 7 पॉइंट समथिंग आंसर है. कैसे इसमें है 8 टाइम सही है, दासकम 8 टाइम. मैं क्या कह रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड है, नहीं 10 ही होगा, मैं गलत पुट कर रहा हूं डेटा. यो मिनट, हाँ यो मिनट 1 मिनट प्लीज. क्या इसमें मास गिवन है. अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग 1 मीटर अबव द ग्राउंड at the lowest point and 6 meter above the ground at the highest point. The horizontal speed at the lowest point of the swing is approximately, ये 7 आता है ना, 7 ना दे पकार खाना. मखा की ज़्यादा सकुम. काइनेटिक एनर्जी इज 5 टाइम्स ऑफ mg. ये 5 टाइम्स ऑफ mg क्यों होगा, मैं शॉर्ट फॉर्म ले रहा हूं, मैं तो बेस से समझा रहा था. अब दोबारा सा इधर कैलकुलेशन में मुझसे गलती हो गई है. काइनेटिक 5 mg कैसे है, मैक्सिमम पोटेंशियल कितनी है 6 mg, मिनिमम कितनी है 1 mg, काइनेटिक कितनी के बराबर, दोनों का डिफरेंस. तो 6 mg माइनस 1 mg इज 5 mg. काइनेटिक होगा हाफ mv स्क्वायर और ये है 5 मास और g इज 10, वही आ रहा है ना. तो ये 2 कहाँ चला गया, ये कैलकुलेशन में कहाँ चला गया, ये 2 क्यों भूल गए हो, ये नजर आ रहा है, ये 100 बंदे हो, ये 2 नजर नहीं आता. तो ये 2 इस तरफ शिफ्ट होगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 2, इट इज इक्वल टू 100 रूट, द आंसर इज 10. समझ आई है ना. मेरा कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा जनाब, टेस्ट तो आप दोगे ना.
इस 2 को टेस्ट में बुला कर देखो, फिर ये एक 2 आपके कितने आंसू निकालता है वो गिनना जरूर। नेक्स्ट है जनाब 173 और 173 है कि when the velocity of a body is doubled, its kinetic energy is doubled, its potential energy is doubled, its momentum is doubled। ये 3 क्वेश्चन 2 बार आए हैं। 174 आपको अच्छा लगता है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि किस क्वेश्चन को स्किप करके ये दोबारा लिखा है इन्होंने। फॉर अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्रॉम हाइट 8, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम 8। भाई स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मैक्सिमम होगी ना, जिसका हाइट मैक्सिमम है। 175 a 1 kg mass has a potential energy of 1 joule relative to the ground, इसका हाइट क्या होगा? तो भाई पोटेंशियल एनर्जी 1 है, mgh 1 है, तो हाइट इज इक्वल टू 1 ओवर mg, 1 ओवर 1 मल्टीप्लाई बाय 10, इट मीन 0.1 मीटर। द आंसर इज 0.102। अगर आप इसको 9.8 पुट करो 0.102, करेक्ट ऑप्शन इज ए। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट 176 energy required to accelerate a car from 10 meter per second, one of the best question। कहते हैं ना कि ये एक गाड़ी है, दासोगोरी खाना जस्से बेलवाड़म, ये गाड़ी है और 0 मीटर पर सेकंड पर मौजूद है और आप इसको धक्का दे रहे हो, खराब है, कभी कभार हो जाती है, और आप लोगों से मैंने धक्का लगवाया और ब्रेक पे पाँव भी रखा था। क्या करेंगे भाई, क्या है, बस वो क्या है ना कि कभी कभार बहुत अच्छे लोग होते हैं लेकिन दिल को नहीं बातें, तो क्या कर सकते हैं, वो तो इंसान की फितरत होती है ना। एनी हम ये गाड़ी है और ये 0 मीटर पर सेकंड पर है, आप लोगों ने इसको धक्के दिए और इसको 10 मीटर पर सेकंड तक पहुंचा दिया, तो 0 से 10 मीटर पर सेकंड में आप लोगों ने एनर्जी इस्तेमाल की E1, एनर्जी इस्तेमाल की। अगली बार जब ये 10 मीटर पर सेकंड पर आप ले गए तो गाड़ी स्टार्ट हो गई, आपने इसको छोड़ दिया, बट फौरन ही ड्राइवर ने आवाज दिया, फिर बंद हो गई। समझ आई है? फर्ज करो तो वही सारे लोग अब 10 मीटर पर सेकंड से एक बार फिर इसको धक्का देने लगे और धक्का देते देते इस गाड़ी को माय डियर स्टूडेंट पहुंचा दिया 20 मीटर पर सेकंड पर। अब ये स्टार्ट हो गई, लेकिन 0 से 10 तक आपने एनर्जी E1 इस्तेमाल की है और 10 से 20 तक आपने एनर्जी E2 इस्तेमाल की है। आपसे कह रहे हैं कि E2 और E1 में क्या रिलेशन होगा, क्या दोनों एनर्जीज बराबर हैं? हालांकि चेंज तो आपने इक्वल लाया है ना, देखो 0 से 10 का चेंज 10 और 10 से 20 का चेंज 10, तो क्या E1 ज्यादा होगी या E2 ज्यादा होगी या बराबर होंगे? और जो भी आपका आंसर है उसका रीजन क्या होगा मैं प्रूव करूंगा, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा गुजर चुका है और वाइंड अप करते हैं। बहुत इजी। अच्छा, मुझे कोई क्लू बता सकता है किस इक्वेशन से करें? बेहतरीन इक्वेशन है इसको सॉल्व करने का, बहुत अच्छा, शाबाश। काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क इज इक्वल टू एनर्जी यूज, यानी जो एनर्जी आपने इस्तेमाल की वो वर्क बन जाती है और वर्क जो होता है वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर है। खबर होगी क्या ना? अब मैं सॉल्व करता हूं, आप मेरा साथ दें। अगर आप एनर्जी 1 ले रहे हो तो इसमें वर्क हुआ है वर्क 1 में जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज है काइनेटिक 2 माइनस काइनेटिक 1, आप समझ रहे हैं जो मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो E1 इज इक्वल टू, ये दरमियान से निकाल लेता हूं, काइनेटिक 2 इज हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, तो E1 इज इक्वल टू 1 ओवर 2m तो कॉमन है और मैं लूंगा v2 स्क्वायर माइनस v1। बहुत गलत किया मैंने ये पुट करके, तस्वीर लग देखो, v2 अब दोबारा नहीं पुट करना चाहता, E1 की v2 क्या है 10, तो 10 स्क्वायर पुट करो ना, और इसका v1 क्या है 0, इसको इधर से ही छोड़ दें। तासुमली के प्लीज योमेंट देखो हमारा रखें। अगर मैं इस एनर्जी को एनर्जी 2 बना दूं तो 1 ओवर 2 तो कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, लेकिन एनर्जी 2 का जो v2 है वो 20 है और इसका जो v1 है वो 10 है।
अब दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे पर डिवाइड करें तो हाफ m और हाफ m क्या हो जाएंगे, कैंसल, और आपको मिलेगा E1 ओवर E2 इज इक्वल टू, राइट साइड पे मिलेगा 100, है ना, ये तो नहीं है, और नीचे 400 माइनस 100, नीचे होगा 300, 0 0, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो E2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, यानी जो दूसरी बार एनर्जी होगी ये पहली बार एनर्जी के 3 गुना होगी, ज्यादा होगी। समझ आ गई है जी? E1 इसलिए ज्यादा नहीं होगी क्योंकि हाई मोशन में चेंज लाना ज्यादा मुश्किल है और कम मोशन में चेंज लाना कम मुश्किल है। समझ आई है ना? अगर आप एक बॉडी 10 से 11 में लेके जा रहे हो ज्यादा मेहनत करनी होगी। आपके मार्क्स 300 हैं, उसे 350 बनाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके मार्क्स 450 है और उसे या 530 और इसे 540 बनाना बहुत कुछ। समझ आ रही है? ये वैसे ही मैंने एग्जांपल में बताया।